क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। पिछली क्लास में सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि रिपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। और इसी को ही हम नरेशन भी कहते हैं, इसी को ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में ओरिजिनल स्पीकर प्रेजेंट होता है, इन्वर्टेड कॉमास प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज इनडायरेक्ट स्पीच में हम उन्हीं शब्दों को थोड़ी सिंपल भाषा में मेन मैसेज को प्रिजर्व करते हुए बताते हैं। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिकली बात करी थी एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंसेस के बारे में कि इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज नहीं किए जाते, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर, ठीक है। फिर हमने बात करी थी क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन की जब बात आती है तो हमारे पास ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड होते हैं। अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो हम लेकर आते हैं इफ या फिर वेदर को, और अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो हम WH फैमिली को रिटेन करते हैं। बात समझ आ रही है। आज उसके अलावा हम लोग टोटल पढ़ेंगे 9 रूल्स। क्या पढ़ेंगे, 9। इन 9 रूल्स के अलावा कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो उससे फिर क्वेश्चन भी बाहर नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है। देखेंगे जरा, देखो एक और बात मैं तुम्हें आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, क्या कि जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच करते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। क्या कि अगर डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कर दो, अगर वो उसमें है तो उसको उसमें बदल दो। मैं तुम्हारे को वो रूल्स भी करवाऊंगा, पर मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि उन रूल्स को याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर ये जो क्वेश्चन आएगा तुम यही सोचते रहोगे, ये पास्ट परफेक्ट है, इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं, सारा टाइम उसी में चला जाएगा। बात समझ आ रही है। मैं तुम्हारे को दूंगा 12 वोकैबुलरी, मैं तुम्हारे को 12 वर्ड्स दूंगा। कितने वर्ड्स? 12। तुम्हें सिर्फ वो 12 वर्ड्स का ध्यान रखना है, और उसके अलावा बाकी जो सेंटेंस है अगर वो एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन इन द सेंस हैबिचुअल एक्शन, फ्यूचर प्लान या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो उसको सिंपली पास्ट में बदल देना है, और जो मैं 12 वर्ड दूंगा उनका ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है, ठीक है। चलो करेंगे हम लोग स्टार्ट रिपोर्टेड स्पीच। देखो रिपोर्टेड स्पीच आल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट स्पीच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट व्हाट समवन एल्स सेड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड। जैसे मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी समझाया था कि मान लो कि ये अपने दोस्त के घर के पास से आया, दोस्त ने छज्जे पे खड़े होकर बोला कि मैं नहीं जा रहा आज मोटे की क्लास, क्योंकि मेरे घर में बुआ आई हुई है, ठीक है। याद है मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो अब ये क्लास में आया, मैंने इससे पूछा कि आपका आज दोस्त नहीं आया साथ में, तो उसने बोला कि वो नहीं आ रहा आज क्योंकि उसके घर में बुआ आई हुई है। क्या इसने एग्जैक्ट वर्ड्स बताए कि मोटे की क्लास, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे लगा वो बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखेंगे आगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीगल लैंग्वेज लाइक न्यूज़पेपर रिपोर्ट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल और जुडिशियल प्रोसीजर, जहाँ पर भी हम किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं वेयर वी हैव टू एक्सप्लेन समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। जब हम किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो कि ऑलरेडी हो चुकी है तो हम उस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिप्रोड्यूस्ड, उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, उसने खुद बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें इन्वर्टेड कॉमास है। डायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्या होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। पर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, व्हेन द मेन आइडिया ऑफ अ स्पीकर्स वर्ड इज रिपोर्टेड बाय अनदर पर्सन एंड द एग्जैक्ट वर्ड्स आर नॉट ऑलवेज कोटेड, ठीक है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वर्ड्स ही कोट किए जाएं। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड। जैसे उसने डायरेक्ट स्पीच में बोला था ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, पर इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी ही सेड दैट ही वाज गोइंग। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सिंपली हमने उसे पास्ट में बता दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज का ध्यान देंगे, उसने क्या बोला था, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुद की बात कर रहा था। पर जब हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला तो क्या हो रहा है, वो वहां पर अवेलेबल नहीं है, वो बोल रहा था कि वो स्कूल जा रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। तो आई किस में बदल गया, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन की नाउन बदल गया थर्ड पर्सन में। अभी हम इसे पढ़ेंगे। देखो अब हम बात करेंगे 9 रूल्स की, एक एक करके सारे रूल्स डिस्कस करेंगे। कुछ रूल्स तुम्हें ऑलरेडी आते होंगे, कुछ न्यू होंगे, पर सब पे ध्यान से सुनना। इन 9 रूल्स को समझने के बाद जब तुम इन्हें कंबाइन करके सारे क्वेश्चन एक साथ करोगे तो इजीली तुम्हारे से सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। समझ आ रही है बात? देखेंगे सबसे पहले रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि जो कोटेशन मार्क्स होते हैं या फिर जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच में होते हैं, पर इनडायरेक्ट स्पीच में वो नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, आई हैव कट माय फिंगर, क्राइड मिसेस शर्मा। ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा है। अब अगला क्या है, इसको रिपोर्ट कर रहे हैं
मिसेस शर्मा क्राइड दैट शी हैड कट हर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आगे चलेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 फिर से तुम्हें आता है कि जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं और जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं ये कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में यूज नहीं करे जाते, पर इनको बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर। जैसे तुम्हें याद होगा पिछली क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि लड़की जो है वो पागल हो गई बुड्ढे अंकल को देख के कि वाओ सो हैंडसम। ठीक है, तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाया हमने इंडायरेक्ट स्पीच में, हमने क्या लगा दिया? एक्सक्लेम। बात समझ आ रही है? देखेंगे जरा, जैसे इज इट ब्लीडिंग वेरी मच मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा की बीवी के याद है ना रूल नंबर 1 में लग गया था, तो रूल नंबर 2 में उसने कुछ नहीं दिया था, खून आ रहा है क्या? ठीक है, तो इज इट ब्लीडिंग वेरी मच मिस्टर शर्मा आस्क्ड, ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमास है। मिस्टर शर्मा आस्क्ड इफ इट वाज ब्लीडिंग वेरी मच, तो मिस्टर शर्मा आस्क्ड इफ इट वाज ब्लीडिंग वेरी मच। अच्छा, हमने यहाँ पे इफ क्यों इस्तेमाल किया? मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। देखो ये जो क्वेश्चन है कि क्या बहुत खून आ रहा है, इसके कितने आंसर हो सकते हैं? कह रहा है इसके बहुत आंसर हो सकते हैं। अबे मैं अगर आपको चोट लगे मैं यही तो पूछूंगा ज्यादा खून आ रहा है, तो या हाँ आ रहा है या ना आ रहा है, और कितने आंसर हो सकते हैं? अबे क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ना, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हम क्या लेकर आते हैं? इफ या फिर वेदर। ओपन एंडेड। अरे क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड में आते हैं ना। नहीं, ओपन एंडेड में तो WH फैमिली आती है। ये भाई ये गांजा पी के आता है, इसको कुछ याद ही नहीं रहता। क्लोज एंडेड सवाल का मतलब जिसका आंसर सिर्फ हाँ या ना हो सकता है। जैसे क्या आपने लंच किया, ये क्लोज एंडेड है ओपन एंडेड है? मैंने लंच किया, क्लोज एंडेड, इसका आंसर या हाँ या ना हो सकता है। आपने क्या खाया लंच में, वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आप कुछ भी बोल सकते हो कि मैंने बैंगन का रायता पिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, आगे चलेंगे। तो इफ हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। अब अगला जो हम रूल बात कर रहे हैं वो है रिपोर्टिंग वर्ब्स के बारे में। देखो इन रिपोर्टेड स्पीच द रिपोर्टिंग वर्ब लाइक आस्क्ड, एनक्वायर्ड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, सजेस्टेड, एक्सक्लेम्ड, शाउटेड आर ऑफन यूज्ड इन प्लेस ऑफ सेड टू कन्वे द मूड ऑफ द स्पीकर, एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। ठीक है, अब मैंने तुम्हारे को एक लिस्ट भी प्रोवाइड करी थी रिपोर्टिंग वर्ब्स की, जो कि मैंने पीपीटी में भी ऐड कर दिया है, अभी आएगी, उसको भी हम जरा देखेंगे। अब जरा हम चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स में। देखो रमेश सेड हाउ हॉट द सूप इज, एकदम से हाउ हॉट द सूप इज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रमेश सेड दैट द सूप वाज हॉट, ये भी हम लिख सकते थे, पर उससे जो उसका एक्सप्रेशन है वो पता ना लगता, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्सक्लेम, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला देखेंगे स्टिर इट विद योर स्पून, चम्मच से हिलाओ। बात समझ में आ रही है? अब ये कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, कोई सजेशन दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है कि चम्मच से हिलाओ। ठीक है, तो his sister advised him to stir it with a spoon। अरे बात समझ में आई? तो मतलब ऑर्डर भी लिख सकते हैं। ऑर्डर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। The son said to his mother, I shall never be rude to you। ठीक है, बच्चा जो है अपनी मम्मी से कह रहा है कि मैं आपसे आगे से रूडली बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो said तो लगा ही सकते हैं, पर अगर हम यहाँ पर promise लगा दें तो वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। क्या? The son promised his mother that he would never be rude to her। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारे को प्रोनाउन की चेंज थोड़ा समझ में आया? ठीक है, कि अब अभी हम प्रोनाउन वाला रूल भी करेंगे और समझ आएगा। देखेंगे जरा। Why has the clock stopped? Peter wondered। ठीक है, पीटर जो है वो सोच रहा है कि why has the clock stopped। अच्छा, यहाँ पर asked भी आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, asked भी आ सकता है, पर wondered है तो wondered लगा दो। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है, पीटर wondered why the clock है। अच्छा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है या क्लोज एंडेड क्वेश्चन? ओपन एंड। अबे घड़ी क्यों काम करना बंद कर गई? इसके हजारों आंसर हो सकते हैं। किसी ने बॉल फेंक के मार दी, सेल खत्म हो गया, कोई खा गया घड़ी। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो क्या है? वाई। ठीक है, WH फैमिली है तो हम WH फैमिली को रिटेन करते हैं। ठीक है, पीटर वॉन्डर्ड वाई द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। आगे चलेंगे। ये मैंने तुम्हारे को पिछली क्लास में भी दी थी, लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि आपने अभी भी पढ़ी। अब इनको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये है कि इनको पढ़ लो, एक एक के मीनिंग समझ लो। ठीक है, सो दैट अगर कभी तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हारे माइंड में हो कि हाँ अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ यही है, इससे बाहर जाना। ठीक है, देखेंगे जरा आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में। हमने पिछली क्लास में भी अच्छे से समझा था कि 95% केसेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, पर कुछ
5% एक्सेप्शन होती है हमारे पास, जिसमें हमने पढ़ा था अगर हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, किसी हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं, किसी फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखेंगे जरा, द टेंस ऑफ वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द पास्ट टेंस, हाउएवर इफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज स्टेटिंग अ यूनिवर्सल ट्रुथ, अ हैबिट, अ कांस्टेंट सिचुएशन, तो टेंस डज नॉट चेंज। देखेंगे जरा, जैसे द बॉय सेड आई ब्रश माय टीथ एवरी डे, ये क्या है? एक हैबिट है। ये क्या है? हैबिट है, एक हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। तो द बॉय सेड ही ब्रश्ड हिज टीथ एवरी डे, वो कल भी करेगा ना, तो ही ब्रशेस। अरे बात समझ में आई, ठीक है। अगला वाला एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लो टीचर ने कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बोला, क्या बोला? द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब अगर इसे इनडायरेक्ट करना हो तो द सन रोज इन द ईस्ट, ना अरे वो कल भी उगेगा, बात समझ आ रही है? तो वही रहेगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। आगे चलेंगे, शी सेड माय सन वांट्स टू बी एन एक्टर। अब मान लो कि पर्व की मम्मी जो है वो कह रही है कि माय सन वांट्स टू बी एन एक्टर, ठीक है। अब ये अभी आप कितने साल के हो? 14 साल का है, तो कम से कम 24-25 साल की उम्र में जाके बनेगा एक्टिंग, मॉडलिंग वगैरह करके, ठीक है। अब मान लो कि मेरे से इसकी मम्मी की बात हुई और इसकी मम्मी ने बोला कि माय सन वांट्स टू बी एन एक्टर। अब मैं अगले दिन अपनी मम्मी से ये बात कर रहा हूँ या और किसी से बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे पर्व की मम्मी आई थी और वो मेरे को बता रही थी कि पर्व जो है वो एक्टर बनना चाहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पर्व वांटेड टू बी एन एक्टर। अरे नहीं, अभी ये 25 साल का थोड़ी हुआ है, एक्टर तो 24-25 साल की उम्र में बनेगा ना, तो वो अभी भी क्या है? फ्यूचर प्लान। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी दिया था, जैसे इसने बोला कि आई विल मैरी एट द एज ऑफ 24, इसने बोला था, ठीक है। तो वो क्या है? वो फ्यूचर है। अब अगर मान लो मैं कल को ये बात किसी को बता रहा हूँ जहाँ पर सबवे अवेलेबल नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच बोल रहा हूँ कि सबवे सेड दैट ही वुड मैरी एट द एज ऑफ 24। अरे नहीं, 2 दिन में ये कोई 24 साल का थोड़ी हो गया, तब भी क्या रहेगा? सेम टेंस रहेगा, ही विल मैरी एट द एज ऑफ 24। अरे बात समझ में आई, ठीक है। चलो देखेंगे, शी सेड माय सन वांट्स टू बी एन एक्टर, तो शी सेड दैट हर सन वांट्स टू बी एन एक्टर, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर में है, अभी उसमें काफ़ी टाइम है। अब हम चलते हैं आज की क्लास के सबसे इम्पॉर्टेंट रूल पर। अब हम चलते हैं आज की क्लास के सबसे इम्पॉर्टेंट रूल पर, जो कि है प्रोनाउंस के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउंस के बारे में। अच्छा, सबसे पहले समझेंगे प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रिप्लेस करते हैं किसको? नाउन को, ताकि अननेसेसरी रिपीटिशन ना हो। अरे जैसे मान लो मैं बोलूँ अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, मैं अगर बोलूँ कि माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज पर्व बंसल, ठीक है, ही इज नॉटी, ही इज स्मार्ट, ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, काफ़ी झूठ हो गया। तो मैं बोल सकता था पर्व इज स्मार्ट, पर्व इज नॉटी, पर्व इज इंटेलिजेंट, पर वो उसकी जगह में क्या करने लगा? ही करने लगा। क्या करने लगा? ही। ये जो ही है, ये क्या है? प्रोनाउन। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब प्रोनाउन जो होते हैं ना हमारे पास, वो होते हैं 3 पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बात समझ आ रही है? जैसे अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ आई एम हंग्री, तो ये जो आई है ये कौन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। लेकिन अगर हम इसकी प्लूरल बात करें, मैं बोलूँ वी आर हंग्री, हाँ, मतलब उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आगे चलेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, उसमें सिंगुलर होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ यू आर इंटेलिजेंट, यू, बात समझ में आई? सेकंड पर्सन। जैसे इसका प्लूरल हो सकता है योरसेल्फ। फिर होता है थर्ड पर्सन। मान लो हम इस कमरे में बैठ के शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शाहरुख। मैंने बोला शाहरुख खान इज एन एक्टर, ही इज स्मार्ट। वो थर्ड पर्सन है, वो इस कमरे में अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या है हमारे लिए? थर्ड पर्सन। और इसका प्लूरल फॉर्म होता है जैसे दे। बात समझ में आ रही है? अब ना पहले मैं तुम्हें ये वाला जो रूल है ये विजुअलाइज करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? तुम्हारे मेंटली विजुअलाइज करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम रूल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की। देखो, सपोज करो मैंने अभी एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला आई एम हंग्री, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। माधव सेड आई एम हंग्री। अब मान लो कि सब्वे अपने घर गया, सब्वे के मम्मी ने पूछा कि क्या बोल रहा था आज ट्यूशन वाला, ठीक है। तो इसने घर पे जाके बोला कि माधव सेड दैट ही वॉज हंग्री। क्यों? जब ये अपने घर में सोफे पे बैठ के अपनी मम्मी से बात कर रहा है, तो क्या उस कमरे में मैं अवेलेबल हूँ? नहीं हूँ। इसके घर में थोड़ी मैं अवेलेबल हूँ। बात समझ आ रही है? इसके घर में जब ये अपनी मम्मी से बात कर रहा है तो मैं एक थर्ड पर्सन हूँ। बात समझ आ रही है? तो मेरा जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, जो मैंने अपने मुंह से बोला आई एम हंग्री, वो इसके घर जाके क्या बन गया? ही, थर्ड पर्सन। क्या बन गया? वो थर्ड पर्सन बन गया। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम जरा विजुअलाइज करते हैं सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन क्या? मान लो मैंने बोला यू आर स्मार्ट, ठीक है, मैंने बोला यू आर स्मार्ट। अब
अब फिर से सब अपने घर गया, ठीक है। तो मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ ट्यूशन में, तो इसने बोला कि ट्यूशन को छोड़ो, मैं पहले आपको एक बात बताता हूँ कि एक लड़का आता है, ठीक है, एक लड़का आया हुआ था और उसको सर ने बोला यू आर स्मार्ट, ठीक है। तो ये कैसे, अभी तो मैंने बोला माधव सेड यू आर स्मार्ट, इंडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलेगा, माधव सेड दैट ही वाज स्मार्ट। तो फिर से सेकंड पर्सन भी क्या बन गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जब आप अपने मम्मी से बात कर रहे हो तो वहां पर ना मैं अवेलेबल हूँ ना ये सेकंड पर्सन अवेलेबल है। अरे बात समझ आ रही है, तो ये फिर से आपके लिए क्या है, एक थर्ड पर्सन। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। पर अब जरा थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझना, क्या समझ आया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कब चेंज होता है, हाँ चेंज होता है। अरे जैसे आई ही में हो गया, क्या सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है, हाँ चेंज होता है। जैसे बोला यू, वो भी ही में चेंज हो गया। पर अब जरा थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में सोचो। देखो सपोज करो अभी इस कमरे में कोई ऐसा बच्चा जो नहीं है, जैसे आज हिमांक नहीं आया, हिमांक एक बच्चा आप नहीं जानते, ठीक है। तो हिमांक नहीं आया सपोज करो, तो मैं बोलूँ कि ही इज लेजी। किसके बारे में बोला मैंने, कि हिमांक इज स्मार्ट बट ही इज लेजी। सपोज करो मैंने ये सेंटेंस बोला, ठीक है, कि हिमांक इज स्मार्ट बट ही इज लेजी। अब ये फिर से अपने घर गया, तो फिर से मम्मी ने पूछा कि भाई क्या चल रहा था ट्यूशन में, ठीक है। तो इसने बताया कि वो हिमांक के बारे में बात कर रहा था कि माधव said that he is lazy। हमारे लिए यहाँ पर भी हिमांक क्या है, थर्ड पर्सन, क्योंकि वो यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। पर जब भी अपने घर में मम्मी से बात कर रहा है तो हिमांक वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है, नहीं होता है। वो हिमांक यहाँ पर भी ही था, वहाँ पर भी ही था। पर क्या थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी कभी कभी चेंज होता है, ठीक है। मोस्टली चेंज नहीं होता, पर कभी कभी चेंज होता है। इसका भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। देखो सपोज करो मैंने बोला कि ये माधव सेड, डायरेक्ट स्पीच है, दिस इज एन एक्सपेंसिव मोबाइल। सपोज करो मैंने बोला दिस इज एन एक्सपेंसिव मोबाइल। अब फिर से सब अपने घर गया, सब अपनी मम्मी को बता रहा है कि क्या चल रहा था क्लास में, ठीक है। तो वहाँ पे सब बोलता है माधव सेड दैट that was an expensive mobile। this किस में बदल गया, that में बदल गया। बात समझ में आ रही है। अब तुम बोलोगे अरे भाई थर्ड पर्सन में भी बदलना पड़ता है क्या कभी कभी, हाँ बदलना पड़ता है कभी कभी। कब बदलना पड़ता है चिंता मत करो, अभी बताऊंगा। बात समझ में आ रही है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन के बारे में। हमने क्या समझा फर्स्ट पर्सन के बारे में, कि उनको चेंज करना पड़ता है। जैसे he said I am bored, तो इसका क्या होगा, he said that he was bored। अरे बात समझ आ रही है, आगे चलेंगे। मीरा said we are going to the movies। मीरा said that they were going to the movies। बात समझ में आई, आगे चलेंगे। अगला देखेंगे प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन। अभी हमने समझा कि सेकंड पर्सन वालों को भी बदलना पड़ता है। जैसे he said to her you are beautiful, ठीक है। तो क्या होगा, he said to her that she was beautiful। बात समझ आई, आगे देखेंगे। The teacher told her pupils यानी कि स्टूडेंट्स you must write neatly, ठीक है। The teacher advised या फिर told her pupils that they must write। समझ में आ रही है बात, ठीक है। आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, लेकिन थर्ड पर्सन वाले हमेशा चेंज नहीं होते। लेकिन देखते हैं I said they have gone out। अब ये जो they है ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन है। अगर मैं इसे इंडायरेक्ट स्पीच में भी करूँगा तो भी ये क्या रहेगा, दे ही रहेगा, ठीक है। आई इन्फॉर्म दैट दे हैव गॉन, ठीक है। आगे चलेंगे। पहले ये वाला देखेंगे, शौर्य वाला। शौर्य सेड ही इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। तो शौर्य सेड दैट ही वाज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। सिर्फ पास्ट में कर देंगे। लेकिन ये वाला देखो, ये देखो लीला सेड दीज बुक्स आर देयर्स, ठीक है। मैंने बोला दीज बुक्स आर देयर्स। अब ये दीज किस में बदल जाएगा, दोज, ठीक है। अब ये जो दीज दोज में बदला है ना, चिंता मत करो, अभी बताता हूँ कब बदल रहा है। बात समझ में आ रही है। मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं तुम्हें 12 to 13 वोकैबुलरी दूंगा, बस उसका ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 पे, जिसको देखते ही तुम्हें घबरा जाना चाहिए, तुम्हें डर जाना चाहिए। क्यों डर जाना चाहिए, क्योंकि जब डायरेक्ट स्पीच से इंडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो टेंस को कैसे बदलते हैं, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदल देना, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। अब ये चीज़ें तो याद करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। पर चिंता मत करो, उसका भी हमारे पास इलाज है। अभी तुम्हें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, कैन अगर दिखे तो किसमें बदल देना, कुड में। शेल अगर दिखे तो वुड में, विल अगर दिखे तो वुड में, और मे अगर दिखे तो माइट में। बात समझ में। अभी पहले ये ध्यान रखो, एक एग्जाम्पल देखेंगे।
शी सेड आई मे अटेंड द वेडिंग, शी सेड दैट शी माइट अटेंड द वेडिंग। बात समझ में आ रही है? आगे देखेंगे, रेनू सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, रेनू सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना काम कर लिया। ठीक है, आगे चलेंगे। उसके अलावा सबसे पहले हमने क्या समझा था, विल को वुड में, शैल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड के। उसके अलावा ये और याद कर लो, क्या दिस है तो क्या हो जाएगा दैट। तुम्हें याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दिस फोन इज एक्सपेंसिव, वो घर जाके क्या हो जाएगा दैट फोन। ठीक है, दीज अगर हो तो किसमें हो जाएगा, दोस्त में, जैसे अभी लीला आई थी these। ठीक है, हेयर अगर आए तो किसमें कर देना, देयर में। नाउ अगर आए तो देन में, टुडे हो तो दैट डे। ठीक है, टुमारो हो तो द नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे, येस्टरडे हो तो द प्रीवियस डे। बस इतने वर्ड्स याद कर लो, एक तो ये वाले और वो जो पिछले 4 करे हैं। इसके अलावा तुम्हारे को रिपोर्टेड स्पीच करने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, देखेंगे जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या है, सबसे मुश्किल लेवल का सवाल जो तुम्हारे पेपर में आ सकता है, ठीक है, वो ये है। जो मैक्सिमम लेवल आ सकता है ना तुम्हारे एग्जाम्स में, ठीक है, वो ये है। जरा ध्यान से देखेंगे। कोशिश करो आंसर मत देखो, मैंने तो वैसे तो छुपा ही रखा है। द इंटरव्यूअर सेड टू द यंग मैन वी विल लेट यू नो आवर डिसीजन बाय टुमारो। एक एक करके आंसर बनाने की कोशिश करो, आराम से करो। The interview said to the young man that they would very good let them एक बंदा है, let him know a decision by ना कौन सा by their decision, let him know their decision by the next day। वेरी गुड, देखेंगे जरा। द इंटरव्यूअर सेड टू द यंग मैन दैट दे वुड, वी की जगह क्या हो गया दे, विल की जगह क्या हो गया वुड, लेट हिम नो, यू नो नहीं, हिम नो सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा, देयर डिसीजन, आवर डिसीजन नहीं, देयर डिसीजन बाय द नेक्स्ट डे। ठीक है, एक और करते हैं जो मैक्सिमम लेवल तुम्हारे पेपर में आ सकता है, फिर से देखेंगे। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू विल रिक्वायर। ठीक है, द ट्रैवल एजेंट इन्फॉर्म द टूरिस्ट, the travel agent informed the tourist that those are the documents, are नहीं, those were very good, the very good। documents कहाँ पर है? they अबे कहाँ पर है, require। इसको करना है खुद से। those were the documents they would require। टूरिस्ट है, सिंगुलर है, तो देख लगा दो। he would require या she would require, टूरिस्ट सिंगुलर है ना। ठीक है, तो ट्रैवल एजेंट इन्फॉर्म द टूरिस्ट दैट दोज वर द डॉक्यूमेंट शी वुड रिक्वायर या ही वुड रिक्वायर। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे चलेंगे। देखो अब अगली चीज़ क्या है, जब हम किसी क्वेश्चन को, ऑर्डर को या रिक्वेस्ट को करते हैं तो दैट का इस्तेमाल नहीं करते, जो हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। उसकी जगह हम कभी कभी इफ लेकर आते हैं, कभी WH फैमिली को रिटेन करते हैं। जैसे द गर्ल सेड कैन आई कम इन। अच्छा मेरे को बताओ, ओपन एंडेड क्वेश्चन है या क्लोज एंडेड क्वेश्चन? क्लोज एंडेड है। अगर मान लो यहाँ पे आके कोई पूछता है कैन आई कम इन, तो 2 ही आंसर हो सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेकर आते हैं, इफ। ठीक है, द गर्ल आस्क्ड इफ शी कुड कम इन, कैन का क्या हो जाता है, कुड। ठीक है, और मैंने तुम्हारे को, आगे चलेंगे, पे योर टैक्सेस, द किंग ऑर्डर्ड द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो द किंग ऑर्डर्ड हिज सब्जेक्ट्स टू पे देयर टैक्सेस। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलेंगे। रूल नंबर 9, ये भी तुम्हारे को ऑलरेडी आता है, क्या कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच इस्तेमाल करते हैं तो जो इमोशन बताने वाले शब्द होते हैं जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क, उनको नहीं लगाते। जैसे मैंने बताया था ना, वाओ सो हैंडसम। ठीक है, वो कौन बताता है, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे वाओ व्हाट अ हैंडसम मैन ही इज। ठीक है, द गर्ल्स सेड। ठीक है, तो द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैंडसम मैन ही वाज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें इसे और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाना हो, ठीक है, अगर और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाना हो तो द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मत देखना, वैसे तो मैं छुपाने की कोशिश करूँगा। ये वाला बता दो, हेलो माई फ्रेंड सेड टू मी हाउ आर यू। आराम से, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो माई फ्रेंड सेड टू मी हाउ आर यू। अब यहाँ पे देखो 2 सेंटेंसेस है इन्वर्टेड कॉमर्स में, एक तो हेलो है और दूसरा क्या है, हाउ आर यू। कोशिश करो दोनों, फिर मैं बताता हूँ। My friend told me hello how। देखो मेरी बात सुनो, याद करो बेसिक्स, याद करो बेसिक्स। बेसिक्स क्या है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब ये ट्यूशन आ रहा था, इसने बोला मैं नहीं जा रहा मोटे की क्लास। ठीक है, मैं नहीं जा रहा मोटे की क्लास, मेरे घर बुआ आई हुई है। मेन बात क्या थी,
कि मैं बुआ आई हूँ। ये यहाँ पे remove कर देंगे। हाँ, हेलो का हेलो कोई तो कोई काम नहीं है, है, हेलो कोई क्या काम नहीं। बात समझ आ रही है। पर अगर फिर भी तुम्हें हेलो डालना ही है तो तुम एक रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रीटेड। क्या इस्तेमाल कर सकते हो? अब ग्रीटेड में हेलो गुड मॉर्निंग अपने आप आ जाता है। बात समझ आ रही है? तो कैसे होगा? माय फ्रेंड ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड हाउ आई वाज। अरे बात समझ आ रही है? अब फिर से यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान देना, फिर से यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान देना। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। तो इसका मतलब जो हम इनडायरेक्ट स्पीच बोल रहे हैं वो एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, हाउ वॉज आई कर देंगे, ठीक है। हाउ वॉज आई जो है वो फिर से एक क्वेश्चन बन गया। याद रखना वर्ब को हमेशा लास्ट में डालना है अगर स्टेटमेंट बनानी है तो। समझ में आया? ठीक है। तो हाउ आई वॉज, ठीक है। तो ये 9 रूल्स थे जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इन 9 रूल्स के अलावा तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो आज का तुम्हारा होमवर्क क्या है कि तुम्हें इन 9 रूल्स को अच्छे से रट लेना है, पी जाना है, ठीक है। फिर अब हम आगे देखेंगे इसके बेस्ड बड़ी सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। पर आज का तुम्हारा होमवर्क क्या है कि इस पूरी पीपीटी को तुम्हें पी जाना है, ठीक है।